सेपरेट हो चुकी है? वेरी गुड. नाउ इट कम्स टू द इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस का आप सभी लोगों ने मुझे अभी बताया, रिस्क ट्रांसफर, रिस्क पूलिंग, एंजॉय पीस ऑफ माइंड, लॉस ऑफ एसेट, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय फ्यू बाय मैनी, नॉट अ टेंजिबल गुड देख लीजिए, और इंटेंजिबल गुड, मैंडेटरी, मोटर, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी डिबेट, रिड्यूसिंग इंश्योरेंस कॉस्ट इज कॉल्ड डिडक्टेबल, reducing insurance cost is called deductible, subsidy is not an element, human life value, protection against unforeseen event, contingency product, protection against the loss of economic value, not a strategy to maximize discretionary इनकम. सो ये सभी शब्द इंश्योरेंस से रिलेटेड है और ये हम सभी शब्दों को डिस्कस कर चुके हैं. ओके, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट इज इंपॉर्टेंट. सो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट क्या होता है? मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट होता है टू एम्पावर द फीमेल्स. तो अगर किसी ने एज अ हस्बैंड किसी ने पॉलिसी ली है और वहां पर मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट को टिक कर दिया है सेक्शन 6. सो प्रपोजल फॉर्म में ड्यूरिंग टेकिंग दैट पॉलिसी एज अ हस्बैंड आई हैव टिक्ड ऑन मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट. सो आई एम मेकिंग माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन एज द होल सोल ओनर ऑफ दिस पॉलिसी. अगर मैं अलाइव भी हूं एज अ हस्बैंड, देन ऑल्सो द मेच्योरिटी वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू माई वाइफ एंड चिल्ड्रन ओनली. सो ये कहाँ पर काम आता है? मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट. जैसे कि अगर किसी ने, कोई बिजनेसमैन, एग्जाम्पल, आई एम जस्ट कोटिंग अ एग्जाम्पल, we can also take this married women property act also. So if somebody is a businessman who has taken crores of loan, okay, लोन लिया हुआ है बहुत जबरदस्त तरीके से, करोड़ एंड करोड़, और हो सकता है दिवालिया हो जाए. उस दिवालिया स्टेट में ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ सीज आउट हो चुका है, सब कुछ बैंक ने और गवर्नमेंट ने सीज कर दिया है. अब अगर इस पॉलिसी की मेच्योरिटी आएगी और ये भी मेच्योरिटी 2 करोड़ की आ गई, तो ये 2 करोड़ का अमाउंट कोई भी नहीं छू सकता. अगर इस पर्सन ने, एज अ पर्सन, दिस पर्सन हैज टिक्ड ऑन एमडब्ल्यूपीए एक्ट पे टिक कर दिया, सो अंडर 6 that amount will, whole sole owner of that amount would be wife and children. Okay, so यहाँ पर बैंक और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, वो 2 करोड़ रुपए वाइफ और चिल्ड्रन को जाएंगे डायरेक्टली. that amount cannot be touched by any of them. so ये important है, ये पूछा जाता है. so claim paid to trustee. trustee कौन होता है? ट्रस्टी इसमें वाइफ और चिल्ड्रन को बनाया जाता है. नॉट अपॉइंटेड ट्रस्टी, देन ऑफिशियल अमाउंट पेड टू द ट्रस्टी टू ऑफ द स्टेट. अगर कोई अपॉइंटेड नहीं है, वाइफ और चिल्ड्रन नहीं है, तो स्टेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. एसेट्स इट्स बियॉन्ड द रीच ऑफ द क्रेडिटर्स, यानी कि जिनसे लोन ले रखा है या अमाउंट रीपे करना है, तो ये जो अमाउंट आने वाला है एमडब्ल्यूपीए एक्ट के अंडर में, ये दीज आर द बियॉन्ड द रीच ऑफ द क्रेडिटर. ऑल क्लेम्स विल बी पेड टू द ट्रस्टीज डायरेक्टली. सो ट्रस्टीज में वाइफ अलोन भी हो सकती है, बच्चे अलोन भी हो सकते हैं, और वाइफ और बच्चे इकट्ठे भी हो सकते हैं. तो ये फैमिली को सिक्योर करने के लिए एमडब्ल्यूपीए एक्ट के अंडर में पॉलिसी ली जाती है. पीपीएन की फुल फॉर्म क्या है? प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क. सो ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है. जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, मैं वो आपको बता देती हूँ. ओके, कमिंग टू इम्पोर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट. पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या होता है? प्रूफ होता है, एविडेंस होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, एंड इट इज स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट. नॉमिनेशन क्या होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट. सो नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 39, नीड एन अपॉइंटी इन केस नॉमिनी इज माइनर, नॉमिनी हैज नो राइट. यानी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे ना रहने पर नॉमिनी पिक्चर में आएगा. इफ आई एम अलाइव, सो मेरे को नॉमिनी की जरूरत ही नहीं है. मैं नॉमिनी टिक तो करके रखूंगी कि मैं नहीं हूं, तो मेरे नॉमिनी को पैसा मिल जाए. और अगर मैंने नॉमिनी अपने बच्चे को बनाया है विच इज माइनर, तो नॉमिनी के साथ साथ अपॉइंटी भी वहां पर रखना पड़ेगा. मैं अपॉइंटी किसी को भी बना सकती हूँ, अंकल, आंट, मासी, ताया, ताई, कुछ किसी को भी नॉमिनी के साथ मैंने अपॉइंटी बना दिया. उनका केवल इतना काम होगा कि जब तक मेरा बच्चा 18 मेजर का नहीं हो जाएगा, तब तक उस अमाउंट को वो सिक्योर रखेंगे. अगर वो 18 का हो जाता है तो उसका अकाउंट खुलवा के उसका अमाउंट उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो देयर वुड बी द ओनली सेफ गार्ड, that is known as appointee. If I am not alive, if I am alive, nominee will not come, appointee will not come. If I am not there, I have put in my nominee as my child which is minor,
तो मैं माइनर के साथ में पॉइंटी भी फिक्स करूंगी। ओके, असाइनमेंट किसको बोलते हैं? सेक्शन 38 सेज असाइनमेंट, असाइनमेंट मीन्स कि मैं ये पॉलिसी नहीं चलाना चाहती, मैं किसी को असाइन कर देती हूँ, तो 100% ऑफ द पॉलिसी गेट्स असाइंड टू समबडी एल्स। अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर डिसाइड्स द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द रिस्क, कैन नॉट रिजेक्ट द क्लेम। न्यूमेरिकल मेथड और रेटिंग मेथड के थ्रू अंडरराइटिंग होती है। तो मेन सोल अंडरराइटर जो होता है वो डिसाइड करता है कि ये पॉलिसी देनी है नहीं देनी है, बस। डिसीजन मेकिंग किसके पास है पॉलिसी देने का? अंडरराइटर के पास है। अंडरराइटर से पहले प्राइम अंडरराइटर कौन है? प्राइमरी अंडरराइटर कौन है? एजेंट, वो मैंने आप लोगों को बताया था। Who is the primary underwriter? Agent is the primary underwriter. Okay, अंडरराइटर बता दिया। बेल बॉन्ड केसेस, reserving moral hazard. Moral hazard is important, increase risky behavior following the purchase of insurance. यानी कि मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हो गई हूँ पॉलिसी के बाद में, तो देयर इज अ मॉरल हैजार्ड। मैंने कुछ ऐसी हैबिट बता दी आपको, मुझे बंजी जंपिंग पसंद है, मुझे रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, सो दिस इज मॉरल हैजार्ड ऑन माई सेल्फ। आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम गोइंग इनटू सम ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो रही हूँ इंश्योरेंस के बाद में कि मेरे को लग रहा है कुछ होगा तो क्लेम तो मिल ही जाएगा। सो ये सारी चीजें मॉरल हैजार्ड, इंक्रीज्ड रिस्की बिहेवियर फॉलोइंग द परचेज ऑफ इंश्योरेंस। डन। सो दीज वर few important things which were important from मैम exam. अंडरराइटर एक बार दोबारा बता देना। Okay, so underwriter is the person जहां पर उनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उनके पास। जैसे कि आपने अभी प्रपोजल फॉर्म भरा, ठीक है, आपने क्लाइंट का प्रपोजल डिटेल्स भर दी, प्रपोजल फॉर्म ले लिया, डॉक्यूमेंटेशन ले ली, अब ये किसके पास जाएगा? आगे क्या होगा इस केस के ऊपर? इशू थोड़ी ना हो गई, इशू करने के लिए अंडरराइटर टीम के पास जाएगा। अंडरराइटिंग टीम में अ पर्सन इज डेडिकेटेड टू टेक डिसीजन ऑन टू दिस एक्सेप्टेबिलिटी, कि इस पर्सन की सारी डिटेल्स हमने चेक कर ली है, दिस पर्सन इज नाउ एलिजिबल टू गेट द इंश्योरेंस कवर। तो ये कौन डिसाइड करेगा? अंडरराइटर डिसाइड करेगा। दैट्स इट। सो ये कंपनी में डिपार्टमेंट होता है, जैसे क्लेम डिपार्टमेंट होता है वैसे ही अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट होता है। क्लेम डिपार्टमेंट पॉलिसी में जब क्लेम आता है तब काम स्टार्ट होता है क्लेम डिपार्टमेंट का, और अंडरराइटर का काम होता है कि अर्ली क्लेम ना आए, मैं इस पॉलिसी को ऐसे अंडरराइट करूं, ऐसे चेक करूं, ऐसे इसका रिस्क असेस करूं कि इसमें कोई भी दिक्कत ना आए और लास्ट में क्लेम सेटल करने के टाइम पर मुसीबत ना आए। सो अंडरराइटर का काम पॉलिसी इशू करने से पहले का है, और क्लेम सेटलमेंट के टाइम पर क्लेम वालों का काम उसके बाद का है। अब क्लियर है? डन मैम। ग्रेट। मैम एक बार असाइनमेंट भी बता दो सेक्शन 38। असाइनमेंट इज बेसिकली दो कंडीशंस हैं जहां पर दो टाइप्स हैं जहां पर असाइनमेंट होती है। एक होती है एब्सोल्यूट असाइनमेंट और एक होती है कंडीशनल असाइनमेंट। Absolute assignment means I am unable to pay and take advantage out of this policy now, so I'll assign to somebody else. किसी को भी मैं असाइन कर देती हूँ, मैं ये पॉलिसी नहीं चला सकती, मैंने अपनी सिस्टर को असाइन कर दी, एब्सोल्यूट असाइन कर दी, भैया मैं ना इसका प्रीमियम दूंगी ना मैं इसके बेनिफिट्स लूंगी, सो दिस पॉलिसी नाउ होल सोल ओनर ऑफ दिस पॉलिसी इज यू, सो आई हैव असाइंड। ओके, दिस इज एब्सोल्यूट असाइनमेंट। अनदर इज कंडीशनल असाइनमेंट। कंडीशनल असाइनमेंट का मतलब आई हैव पुट इन सर्टेन कंडीशंस टू इट। मैंने अपनी सिस्टर को ये असाइन तो की, बट मैंने बोला कि तेरा जब लोन रीपे हो जाएगा, मेरी मनी बैक पॉलिसी है तो उसमें पैसा आता है रेगुलर इंटरवल्स में, ऐसा नहीं है कि अपना लोन रीपे कर सके, तो मैंने कंडीशन लगा दी, वंस यू आर डन विद योर लोन यू कैन असाइन इट बैक टू मी, सो दिस इज कंडीशनल असाइनमेंट। क्लियर? वन वॉज एब्सोल्यूट असाइनमेंट, अनदर वॉज कंडीशनल असाइनमेंट। एब्सोल्यूट असाइनमेंट में 100% राइट्स ट्रांसफर टू दी असाइनी। जिस बंदे को मेरे को असाइन करना था मैंने 100% ट्रांसफर कर दिया राइट्स अपनी पॉलिसी के, ना मैं प्रीमियम दूंगी ना मैं इसके बेनिफिट लूंगी, चाहे मनी बैक हो, चाहे बोनस हो, चाहे मेच्योरिटी हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं लूंगी मैं इस पॉलिसी से, मैं थक गई, मेरे को नहीं करना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं चला सकती, मैंने असाइन कर दी एब्सोल्यूट असाइनमेंट। पर अगर मैंने कोई कंडीशन लगा दी, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने कंडीशन लगा दी लोन पे की, तो माय सिस्टर हैज टेकन दिस पॉलिसी, असाइनमेंट कर दी मैंने, पर कंडीशनल असाइनमेंट कर दी कि भैया जब तेरा लोन खत्म हो जाए तो मेरे को वापस चाहिए मेरी पॉलिसी। तो जैसे ही उसका लोन खत्म होगा कंडीशन स्टैंड्स देयर और मैं अपना असाइनमेंट वापस ले लूंगी।
थैंक यू सर। I'll share this material with you guys. These are certain important things. I'll share you the link also to get the mock test paper. App Store पे जाके आप लोग लिख भी सकते हो IC38 mock test papers. वो आप डाउनलोड कीजिए ऐप। एग्जाम आने से पहले कम से कम 10 बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। अपने एग्जाम सेंटर पे 30 मिनट्स पहले पहुंच जाइएगा। कोई इशू ना आए, ताकि हड़बड़ी में कोई चीजें मिस ना कर दें आप लोग। और एग्जाम अच्छे से क्लियर कीजिएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द क्वेश्चंस, डू नॉट लीव इट ब्लैंक। अगड़म बगड़म करके भी सारा सेलेक्ट करके आना, कुछ भी छोड़ना मत। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी जो आज हमने बातें की हैं, जो आपको मैंने चीजें बताई हैं, टॉपिक शेयर किए हैं, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग ये जरूर नोट कर लीजिए और इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा एग्जाम में बैठने से पहले। ओके? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। अच्छा, काफी लोग आप लोग जुड़ चुके हैं जब तक मैंने सेशन स्टार्ट करा। तो आप लोगों को मेरा नंबर मैं आप फिर से बता रही हूँ। दोज हु आर फ्रॉम रोहिणी ब्रांच, दोज हु आर फ्रॉम रोहिणी ब्रांच, प्लीज सेंड मी योर व्हाट्सएप। सो मेरे को एक हाई मैसेज कर दीजिए आप लोग। और मैं आप लोगों को ये मटेरियल भी शेयर कर दूंगी और आई सेव योर नंबर फॉर फर्दर रेफरेंस। आप लोगों को गोइंग